इससे पूर्व के 2 वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कोशिका कंकाल के 2 एलिमेंट्स की, यानी वे संरचनाएं जिनके द्वारा कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन निर्मित होता है। वे थी माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमीटर इकाई संरचना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दूसरी बात करी थी हमने एक्टिन फिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स की, जो सबसे छोटी लेस देन 7 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। इन 2 एलिमेंट्स की बात करी थी। साइटोस्केलेटन अर्थात वह तंत्र किसी भी कोशिका का जो न सिर्फ उसके विभिन्न कोशिकांगों को इनकी फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करता है, बल्कि विद इन द सेल ल्यूमन कोशिका के अंदर इनकी अवस्थिति को, इनकी पोजीशन को भी निर्धारित करता है कि यह अपनी जगह पर बने रहें। तो आज हम इस साइटोस्केलेटन के जो तीसरे प्रकार के एलिमेंट्स हैं, जिनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच का है, इंटरमीडिएट है, उनकी बात करेंगे। दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रस्सी जैसी संरचनाएं हैं, जिसमें बहुत से स्ट्रैंड्स, तंतु एक दूसरे से ट्विस्ट होकर के और इन संरचनाओं का, इन फिलामेंट्स का निर्माण करते हैं। इनका डायमीटर इट रेंजेस फ्रॉम 8 to 13 नैनोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है, जो एक्टिन फिलामेंट से ज़्यादा थिक है, चौड़ा है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से पतला है, और इसलिए इन फिलामेंट्स को कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। दे हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये प्रेशर को, टेंशन को झेल सकते हैं विद इन द सेल सिस्टम। एक इनकी विशेषता ये है कि इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। ये सिंपल रस्सी जैसी संरचनाएं हैं जो संपूर्ण कोशिका द्रव्य में विस्तृत रहती हैं, और ये डायनेमिक भी नहीं है, अर्थात इनमें इनके जो सब यूनिट्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो रेगुलरली जुड़ते या अलग नहीं होते रहते, असेंबल या डिसअसेंबल नहीं हो सकती हैं ये intermediate filaments. So they are more stable, they are apolar, and they have immense tensile strength. और इसके कारण यह, इनकी जो भूमिका है विद इन द सेल सिस्टम, दैट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। इनमें फॉस्फोराइलेशन संभव है, अर्थात इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में जब फॉस्फोराइलेशन होता है, तो उस फॉस्फोराइलेशन होने के कारण ये डिपॉलीमराइज भी हो सकती हैं, और इनमें पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है। जब फॉस्फोराइलेशन होता है, तब ये अपनी इकाई संरचनाओं में, मोनोमर्स में विघटित हो जाती हैं, डिपॉलीमराइज हो जाती हैं। और जब इनमें फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, उस समय ये पॉलीमराइज हो सकती हैं, मतलब इनमें वृद्धि होती है या ये बनी रहती हैं। और यह कार्य, अर्थात इसमें फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना या उस फॉस्फेट ग्रुप का हटना, ये जिन एंजाइम्स से नियंत्रित होता है, दे आर द काइनेजेस एंड द फॉस्फेटेजेस। दैट मीन्स काइनेजेस, दे आर responsible for phosphorylation of these intermediate filaments, while जो phosphatase हैं
they are responsible for removing of the phosphate group, which results in polymerization of intermediate filaments. और ये चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी बात करें इस कि जब कोशिका विभाजन होता है तो जो अपने न्यूक्लियर लैमेंस हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसइंटीग्रेट होती है. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट. या जब कोशिकाओं में मूवमेंट होता है तो द एंटायर साइटोप्लाज्म, ऑल्दो microfilaments and microtubules, they are responsible for the cell movement, but उसको सपोर्ट करता है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में जो पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोराइलेशन. तो इस प्रकार से अपने आप में दे आर वेरी स्टेबल, but they can be modified by phosphorylation. जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं और किसी भी कोशिका में या कहिए यूकार्योटिक कोशिकाओं में ये बहुत प्रकार के होते हैं. More than 50 types of intermediate filaments they have been recognized in the eukaryotic cells. कुछ सभी यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कुछ किसी स्पेसिफिक यूकार्योटिक कोशिका में अपने फंक्शन के अनुरूप पाए जाते हैं. तो इतनी विविधता होने के बावजूद इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में एक समानता है और वो समानता है कि दे आर these proteins, they are made up of polypeptide units, जिसकी जो मूलभूत संरचना है वो समान होती है इन पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स की. इसके एन टर्मिनस यानी जिस तरफ अमीनो ग्रुप होता है और सी टर्मिनस COOH ग्रुप होता है जहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये दोनों ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, द एन टर्मिनस एज वेल एज द सी टर्मिनस. और इन दोनों सिरों के मध्य जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ अल्फा हेलिक्स. एक रॉड शेप सेंट्रल रॉड है जिसके दोनों सिरों पर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं. इन ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स का साइज विभिन्न हो सकता है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो विभिन्न हो सकता है और इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो 3D स्ट्रक्चर है इन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस का उनमें भिन्नता होती है. इसके आधार पे ये इतने प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. जो सेंट्रल रॉड है उसमें अमीनो एसिड की संख्या 310 से 350 तक होती है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर. वो इकाई संरचना जिसके द्वारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स निर्मित होते हैं उसकी संरचना है. अब ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड हैं ये दो पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे से कॉइल होकर के कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर बनाती हैं जो एक डाइमर है. इसमें दो मोनोमरिक यूनिट्स हैं और दो कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, एक का हेड तो दूसरे की टेल. और यह कारण है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट कि इसमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती. हमने अभी बात की थी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे आर अपोलर बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ these डाइमर्स when they form the tetramer. तो इस टेट्रामर में स्टैगर्ड फैशन में बिल्कुल एक दूसरे के पास में नहीं है ये हेड और टेल, ये थोड़ा सा आगे पीछे है. तो इस स्टैगर्ड फैशन में ये अरेंज हो जाती हैं रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामर.
और बहुत से टेट्रामर सिरे से सिरा जोड़ते हुए एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोफिलामेंट। और उसके बाद ये विभिन्न स्ट्रैंड्स हो गए और ये स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ करके रोप शेप्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाते हैं। तो 8 प्रोटोफिलामेंट्स वो एक दूसरे के साथ लेटरली एसोसिएट हो जाते हैं और दे फॉर्म द intermediate filament, the rope-like structure, which is the third element of the cytoskeleton. ये जो rope-like structure है, ये बहुत flexible भी है और इनमें resistance, tensile strength भी बहुत अधिक है। और ये दो ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ को सह सकते हैं, अर्थात कोशिका पे अगर कोई टेंशन स्ट्रेन उत्पन्न हो तो उसके स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए प्रेजेंस ऑफ दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस। और इसलिए एनिमल सेल्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अधिक होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का रोल अधिक होता है क्योंकि प्लांट सेल में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को सहन करने की शक्ति उसकी कोशिका भित्ति द्वारा भी प्रदत्त होती है। तो ये जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य में रोप्स के रूप में, स्ट्रैंड्स के रूप में एक नेटवर्क बना लेते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर एक रिंग जैसी संरचना से लेकर के और बाहर सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, विस्तृत रहता है। और इस प्रकार से यह न्यूक्लियस की पोजीशन को भी निर्धारित करता है, बिकॉज एनी चेंज इन दिस पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस वो तभी संभव है जब बाहर के इस इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क में परिवर्तन हो। तो इस प्रकार से जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये विभिन्न कोशिकांगों को एक आधार प्रदान करते हैं जिससे उनकी अवस्थिति, उनकी पोजीशन सुनिश्चित होती है विद इन द सेल सिस्टम। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न कोशिकांगों को जो विभिन्न बाकी के दो जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, उनको भी आपस में एसोसिएटेड रखना, क्योंकि हम जानते हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन के नीचे अधिक उनका कंसंट्रेशन होता है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सरिये जैसी संरचनाओं के रूप में, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स के रूप में, ट्यूब्यूल्स के रूप में पूरे कोशिका द्रव्य में एक सपोर्ट, एक ढांचा प्रदान करते हैं और इन एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स महती भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थात सभी ऑर्गेनेल्स को, विशेष करके न्यूक्लियस को विद इन द सेल एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कहते हैं लैमेंस। These lamins, they are present on the inner face of the nuclear membrane. न्यूक्लियस वाला जो हमारा वीडियो एक आ चुका है पहले YouTube पे ही, उसमें हमने देखा था उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर करते समय कि जो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, उसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन के को एक आधार प्रदान करते हैं सर्टेन प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स विच आर नोन एज लैमेंस।
ये लैमेंट्स एक प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो बाहर से भी इसको पोजीशन निर्धारित करते हैं, इसके आर पार एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके मेम्ब्रेन के अंदर ये होते हैं। और अभी हम बात कर चुके हैं कि यही वो लैमेंट्स हैं जिनमें जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्रोफेज, उस समय ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डीपॉलीमराइज हो जाते हैं, और इनके डीपॉलीमराइज होने से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसी प्रकार से जब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे स्ट्रेच राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू द सेल मेम्ब्रेन, तो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में, स्पेशली इन द एनिमल सिस्टम जहाँ सेल वॉल जैसी कोई स्थिति नहीं होती, वहाँ डेस्मोसोम्स पर, जो डेस्मोसोम्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, वे दो कोशिकाओं के मध्य में भी विस्तृत रहते हैं, अर्थात दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन जॉइनिंग टू एडजेसेंट सेल्स। तो लैमेंट्स हैं, फिर अपने ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन डेस्मोसोम्स, ये कोशिका को कोशिका से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सेल सेल जंक्शंस पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपके केराटिन में पाए जाते हैं। केराटिन्स दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और कहीं पर भी जहाँ पे एक मूलभूत संरचना प्रदान करनी हो, जहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, वहाँ पे ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अब तक बात करी अपने पिछले इन 3 वीडियोस में मिलाकर के 3 प्रकार के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की। सबसे चौड़े, largest among them, they are the microtubules, hollow rod-like structures, cylindrical structures. सबसे पतले छोटे, they are the microfilaments. और आज हमने बात करी इन दोनों के बीच के डायमीटर वाले स्ट्रक्चर्स की, that is the intermediate filaments. So together these three elements, they form the cytoskeleton of all the eukaryotic cells.